दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है अपेंडिसाइटिस, जिसे जनरली लोग अपेंडिक्स के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं या जानते हैं। हम देखते हैं कि 10 से 30 साल की उम्र तक में लोगों में अपेंडिक्स जनरली हो जाता है, लेकिन आजकल तो ये प्रॉब्लम 10 से कम उम्र के बच्चों में, यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों में भी देखी जा रही है और बुजुर्गों में भी ये बहुत कॉमन होती जा रही है। अब इसके बढ़ने की क्या वजह है, अपेंडिसाइटिस आखिर क्यों होता है, क्या होती है एक्चुअली ये समस्या, और इस तरह के कुछ और सवालों के जवाब देने के लिए साथ साथ आप सबको ये बताने के लिए कि इसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू किस तरह से दूर किया जा सकता है और ये कितना सेफ है, कितने कम वक्त में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को करके इसे सॉल्व किया जा सकता है। आपको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर आर.के. मिश्रा, जो देश के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, वेलकम। साथ ही साथ हमारे एक और खास एक्सपर्ट डॉक्टर जे.एस. चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बारे में हमसे चर्चा करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपेंडिक्स यानी अपेंडिसाइटिस के बारे में कुछ भी और पूछें या जानें डॉक्टर साहब से, हम आपको बता दें कि आप सब दर्शकों के लिए भी ये शो बहुत खास है, क्योंकि आज आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। अगर आप भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, आप चाहते हैं डॉक्टर मिश्रा से कोई सवाल करना, डॉक्टर चौहान से कुछ जानना चाहते हैं, आप ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने मन का कोई भी सवाल, अपनी किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो वो भी हम पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे अपने शो पर। आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। साथ साथ आप चाहें तो मेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आपसे अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिसाइटिस के बारे में कुछ भी और जानें, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऑपरेशन थिएटर चलें और वहाँ पर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने का एक्चुअल तरीका क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो आप लाइव हमारे दर्शकों को करके दिखाएं, ताकि वो आसानी से, जो घर पे बैठे हैं दर्शक और जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो ये जान सकें कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उतनी मुश्किल नहीं होती है जितना कि आपको लगता है, इसमें उतना खर्चा भी नहीं होता है जितना कि आपको लगता है, ये पूरी तरह से सेफ होती है और हाँ, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में इसको अपनाया जा चुका है। तो क्या क्या फायदे हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के, आइए चलते हैं ऑपरेशन थिएटर और जानते हैं पूरा प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किस तरह से की जाती है, कैसे इसकी शुरुआत की जाती है, क्या किया जाता है सबसे पहले पेशेंट की बॉडी में? लेप्रोस्कोपी, लैप मीन्स एब्डोमेन एंड एस्कोपी मीन्स सीइंग इनसाइड द एब्डोमेन। तो लेप्रोस्कोपी में हम लोग एक टेलीस्कोप डालते हैं पेट के अंदर, उसके बाद पेट का सारा ऑर्गन कैमरा मॉनिटर पे दिखने लगता है। हाँ, दैट विल बी कम्प्लीटली HD क्वालिटी इमेज एंड एवरीथिंग लाइक किडनी, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, किसी का भी प्रॉब्लम हो तो वी कैन सी इन लार्ज मैग्नीफाइड इमेज एंड दैट इमेज विल बी कम्प्लीटली HD क्वालिटी, हाई डिफिनेशन। तो एक माइन्यूट डिटेल भी है, अगर छोटा सा भी इन्फेक्शन है या कोई ट्यूमर है या कोई सिस्ट है, और although we have already diagnosis by ultrasound or CT scan before, but we can see magnified view and after that we will introduce telescope। वो कैसे करते हैं कि एक छोटा सा निक देते हैं, only 2 मिलीमीटर निक देते हैं और अम्बलिकस में, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, एक 2 मिलीमीटर निक देके उसके बाद एक निडल होता है दैट इज़ कॉल्ड वेरेस निडल। तो वेरेस निडल हम लोग डालते हैं और ये वेरेस निडल का काम है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पेट के अंदर उसको फुला देता है, जैसे गुब्बारे की तरह पेट फूल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी सेफ गैस फॉर दिस पर्पस, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड से एडवांटेज ये है कि वो 200 टाइम मोर एब्जॉर्बेबल गैस है, तो एब्डोमेन में रहता नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और सर्जरी के बाद हम लोग उसको बेसिकली निकाल देते हैं, वी डोंट लीव इट देयर एंड आफ्टर दैट हम लोग ये इसको CO2 लगा के फिर इसको डिस्टेंट कर रहे हैं। तो इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता बॉडी के अंदर? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड केवल कैविटी में जाता है। ऑलरेडी हमारे एब्डोमेन में भगवान ने दिया हुआ है कैविटी, और उस कैविटी में जितने भी ऑर्गन है वो सब ड्वेल करते रहते हैं, तो बस उस कैविटी को डिस्टेंट करना है सो दैट वी हैव ए स्पेस टू वर्क। सो जस्ट लाइक किसी को अगर गैस भी बन जाता है तो उसका डिस्टेंट हो जाता है एब्डोमेन, तो उसी तरह से पेट को फुलाना पड़ता है और एट द एंड ऑफ सर्जरी फिर सारा CO2 हम लोग सक कर लेते हैं। अच्छा, तो जिससे वो पेट के अंदर छूट ना जाए। छूट ना जाए। तो अब ये गैस फुल गया, उसके बाद फिर हम लोग CO2 का काम जब हो जाता है तो देन वी टेक वन ट्रोकार। ये एक ट्रोकार है, ये एक ट्रोकार है जिसके थ्रू कैमरा जाता है और इस ट्रोकार को अंदर डालते हैं। तो यही सबसे बड़ा छेद है जो कि 10 mm का होता है केवल। अब ये अंदर चला गया
और इससे पहले पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया या कुछ ऐसा दिया जाता है? एनेस्थीसिया, जैसे एनेस्थीसिया मशीन है वहाँ, तो जनरल एनेस्थीसिया चलता रहता है और कभी कभी स्पाइनल में भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बड़ी बड़ी सर्जरी, कैंसर की सर्जरी या फिर रेडिकल प्रोसीड्योर में करीब करीब 2-3 घंटा टाइम भी लगता है, तो उसके लिए हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। और अभी इस मॉनिटर में मॉनिटर में अंदर का पूरा सारा ऑर्गन दिख रहा है आपको, यूट्रस दिखेगा जी, फिर फैलोपियन ट्यूब दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। उसके बाद फिर एक और छेद हम लोग करते हैं, कभी कभी 3 छेद की भी ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरा जो इंसिजन होता है वो केवल 5 mm का होता है। और 3 छेद की ज़रूरत कब पड़ती है? 3 छेद की ज़रूरत होती है जब बड़ी सर्जरी है, जैसे कॉलेसिसेक्टोमी वगैरह है। गायनी प्रोसीड्योर में जनरली 2 होल से भी हो जाता है, और वैसे अभी तो सिंगल इंसिजन भी हम लोग कर रहे हैं, तो एक भी होल से हो सकता है। तो ये दूसरा चला गया। उसके बाद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे ये हार्मोनिक स्काल्पेल है, तो इट्स नॉट ए करेंट, इट्स ए अल्ट्रासोनिक एनर्जी, और ये साउंड वेव से कट करता है अंदर। तो ये हार्मोनिक स्काल्पेल अभी ये एक्टिवेट हो रहा है। उसके बाद फिर उसको हम लोग पेट के अंदर डाल देते हैं। उसके लेजर सर्जरी हम कह सकते हैं? हाँ, लेजर इज ऑल्सो यूज्ड, बट नाउ इट इज़ मोर एडवांस देन द लेज़र। जैसे इसमें कोई हीट नहीं होता है, लेकिन अगर अभी आपको मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पर ये कट कर रहा है इसको, देखिए कट हो रहा है ये, और ये कट हो रहा है विदाउट एनी स्मोक एंड विदाउट एनी मीन्स बर्न, यू कैन कट इट लाइक दैट। तो ये साउंड वेव से कट होता है। देखिए अगर गौर से देखेंगे तो आफ्टर कटिंग लिटिल स्मोक इज देयर, वेरी लिटिल, बट इट कैन कट द एनीथिंग विच यू नीड। ये देखेंगे थोड़ा सा स्मोक आ रहा है। हाँ, बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसमें अगर सर्जन का प्रिसीजन सही नहीं है तो देन इट कैन डैमेज द अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, एंड बिकॉज यू नीड ए हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग डायरेक्टली ऑन द पेशेंट। पेशेंट के शरीर को हम लोग देखते ही नहीं हैं ऑपरेशन के समय, और हम लोग को मॉनिटर पे देख के करना पड़ता है। और अगर इसमें सर्जन का प्रिसीजन सही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग सही नहीं है, तो देन ही कैन डू ए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ही कैन इन फैक्ट डैमेज द बॉडी पार्ट। दैट्स व्हाई इट्स लिटिल एडवांस सर्जरी, बट द थिंग इज दैट यू अंदर वही काम कर सकते हैं जो कि पेट चीर के होगा, लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट ही अंदर चला जाता है और कैमरा ही अंदर चला जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव ए 20 टाइम मैग्नीफाइड व्यू। बट यहाँ पर डॉक्टर साहब ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओपन जो सर्जरीज हैं उन पर लोगों का विश्वास, उनका भरोसा काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो ये जो सर्जरी है कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत ही लाइक अच्छे एक्सपर्ट या एक क्वालिफाइड सर्जन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो ओपन सर्जरी में भी है, लेकिन ये सर्जरी ओपन सर्जरी से किस तरह बेहतर साबित होगी? देखिए, ओपन सर्जरी में आप नेकेड आई से देखते हैं, और उसके लिए आपको यू हैव टू मेक ए बिग डोर। जैसे अगर किसी घर के अंदर आपको जाना है और आपको खुद घुसना है घर के अंदर, तो यू हैव टू इंटर थ्रू ए डोर। बट अगर आपको घर के अंदर अगर विदाउट एनी इंसिजन, विदाउट एनी डोर इफ़ यू हैव टू इंटर, तो सिंपली यू कैन इंट्रोड्यूस वन कैमरा। तो इसमें क्या है, अभी तो हर एक चीज़ कैमरा से हो रहा है। आप भी जो स्कैम वगैरह पकड़ती हैं तो कैमरा से पकड़ती हैं, तो दैट मीन्स यू कैन पुट द टेलीस्कोप एनीवेयर एंड यू हैव मैग्नीफाइड HD क्वालिटी इमेज। तो जो कैमरा का जो टेक्नोलॉजी है वो तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में काफ़ी टाइम से है। लैप्रोस्कोपी में इसका एडवांटेज जॉन हॉपकिंस ने शुरू किया था। फर्स्ट लैप्रोस्कोप जॉन हॉपकिंस ने बनाया था 1953 में, और उसके बाद ये धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। बट इनिशियली लैप्रोस्कोपी केवल सिंपल डायग्नोस्टिक और इनफर्टिलिटी के लिए यूज हो रहा था। अब वो कैंसर के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, किडनी के ट्यूमर के लिए, इवन कोलॉन के कैंसर के लिए, या फिर पैंक्रियाज के लिए, लीवर के लिए, किसी भी ऑर्गन के हर लिए। तरह की एब्डोमिनल प्रॉब्लम के लिए तो इसको यूज किया ही जाता है। देयर इज ए थोरैकोस्कोपी। इन थोरैकोस्कोपी इवन यू कैन डू कार्डियक बाईपास सर्जरी, कार्डियक ट्यूमर सर्जरी, कार्डियक वॉल्व सर्जरी। तो इन फैक्ट धीरे धीरे इवन ऑर्थोपेडिक सर्जन दे आल्सो नीड इट टू डू आर्थ्रोस्कोपी फॉर नी जॉइंट सर्जरी। ENT सर्जन दे डू साइनस सर्जरी। अच्छा, मतलब सिर से लेके पाँव तक कुछ भी अभी इससे किया जा सकता है। कोई भी सर्जरी इससे की जा सकती है। ओ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने ये परफॉर्म करके हमें बताया पूरा, और हमारे दर्शकों ने भी आज देखा कि किस तरह से ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं,
और अभी स्टूडियो में जाए उससे पहले आपको बता दूं कि बहुत ही सेफ सर्जरी होती है, जिस तरह से डॉक्टर ने कहा। कितना कम वक्त यहाँ पर लगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम भी बात करते हैं तो सिर्फ 30 मिनट्स का प्रोसीजर है अगर छोटी सर्जरीज है, और अगर बड़ी सर्जरी है तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसमें रिकवरी भी जल्दी होती है। डे केयर सर्जरीज को कहा जाता है, पेशेंट उसी दिन घर भी जा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में होती हैं और ये काफ़ी आसान भी होती हैं। सो अभी चलते हैं सीधे स्टूडियो, वहाँ पर और ढेर सारी बातें जो डॉक्टर साहब से पूछनी है अभी बाकी है, और वैसे भी हमारे दर्शक भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सो लेट्स गो। तो देखा आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर आप करवाने का सोच रहे हैं अपने शरीर की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो आप इसी वक्त इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, और बहुत कम वक्त लगता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को करने में। और हाँ, पेशेंट को ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना कि किसी के पास वक्त ही इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर हम आज की ज़िंदगी की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, भागती दौड़ती ज़िंदगी हो गई है, आपको अपनी जॉब्स पे भी जाना है, अपनी फैमिली का भी टेक केयर करना है। इतने सारे काम अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आप करवाते हैं, चूज़ करते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो ये सब जो झंझट हैं उनसे आपको ज़रूर बचाव मिलेगा। और साथ साथ ओपन सर्जरी से ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती है। आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की अगर बात करें तो ओपन सर्जरी से किस तरह से बेनिफिशियल होती है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओवरऑल जनरल सर्जरी से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ओपन सर्जरी में आपको बड़ा चीरा लगेगा पेट में, और स्कार भी बड़े होंगे, पेन ज़्यादा होगा, इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है, हर्निया का चांस ज़्यादा है, ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा है, आप काफ़ी दिनों तक बेड रेस्ट लेना होगा, आप अपने काम में भी वापस लौटेंगे ज़्यादा टाइम बाद। तो इसलिए लेप्रोस्कोपी में केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसका नुकसान केवल यही है कि सर्जन एक्सपर्ट होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सर्जरी इट्स नॉट ए रियल सर्जरी, इट्स ए वर्चुअल सर्जरी। आप डायरेक्ट नहीं देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख के और तब काम करें, जैसे हमने अभी देखा भी अपने दर्शकों को भी। तो उसके लिए थोड़ा सा सर्जन को उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग लेनी होती है, और उसके बाद वो कर सकता है। और लेप्रोस्कोपी करने से ओवरऑल कॉस्ट भी कम है उसका, क्योंकि हॉस्पिटल एक दिन से ज़्यादा स्टे नहीं होता है। और ख़ासकर अगर ब्यूटी कॉन्शियस फीमेल है तो उनके लिए लेप्रोस्कोपी वरदान है, क्योंकि उनको एब्डोमेन में स्कार उनके कैरियर को और उनके मैरिड लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए लेप्रोस्कोपी में ये ढेर सारी फ़ायदे हैं, और हमारे हिसाब से हर एक को लेप्रोस्कोपी ही करवाना चाहिए। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर चौहान की अपेंडिसाइटिस, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, इसे जनरली लोग अपेंडिक्स क्यों कहते हैं? अपेंडिक्स होता है हमारे शरीर में जहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन का मिलते हैं, वहाँ पे एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये है कि इस ऑर्गन का कोई ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था आदिकाल मानव में, तब शायद इसका कुछ उपयोग रहा होगा, पर आजकल की डेट में इसका कोई ऐसा खास महत्व नहीं है हमारे शरीर के लिए। और अपेंडिक्स हर एक किसी में होता है, पर अपेंडिसाइटिस की बीमारी जो है वो किन्हीं में होती है, और ये क्यों होती है इसका भी कोई ऐसी जानकारी हमारे साइंटिफिक तौर से नहीं मालूम है, पर ये किसी को भी हो सकती है और किसी भी एज में हो सकती है। तो ये एक सर्जन का काम होता है, एक डॉक्टर का काम होता है कि उसको डायग्नोस करे और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बताए। अच्छा, 10 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती जा रही है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? बच्चों में इनफैक्ट ये ज़्यादा प्रॉब्लम है एडल्ट के अलावा, क्योंकि बच्चे में मोमेंटम छोटा होता है, और बच्चे में जो फाइबर्स कम लेते हैं बच्चे, क्योंकि वो मिल्क और ये फूड ज़्यादा होता है। तो उसके चलते बेसिकली जो प्राइमेट्स हैं, गाय बैल या बछड़ों में या सीप वगैरह, गोट वगैरह में अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन उनमें नहीं है। उनमें ये सेलुलोज के डाइजेशन में इसमें बैक्टीरिया रहता है जो उसमें काम करता है, लेकिन ह्यूमन में क्योंकि हम लोग रॉ फूड नहीं लेते हैं इसलिए वो यूजलेस है। तो बच्चों में इसका इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, और बच्चों में अगर अपेंडिसाइटिस होता है तो उसमें उनको उससे रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, तो इसलिए बच्चों का अपेंडिसाइटिस अगर वो रप्चर कर जाए, एडल्ट में इम्यूनिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है बच्चों के मुकाबले। डॉक्टर चौहान, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में या बड़ों में सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अपेंडिसाइटिस के, कैसे पता चलेगा उन्हें? जी हाँ, जो सिम्टम्स मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो पेट में दर्द का होता है,
और जो पेट में दर्द जो शुरू होता है वो पहले एपिगैस्ट्रियम में शुरू होता है, ऊपर वाले पेट में शुरू होता है, और उसके साथ जो है पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को बुखार हो सकता है, और अगर उसका इलाज ना किया जाए तो ये दर्द जो ऊपर वाले पेट में शुरू होता है तो नीचे राइट साइड में जहाँ पे ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में होता है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कुछ ऐसा भी लगता है कि शरीर के अंदर कुछ फड़फड़ा सा रहा है? जी हाँ, ऐसा भी लग सकता है, बट जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यही है कि दर्द होता है और पेशेंट की एपिटाइट ख़त्म हो जाती है और पेशेंट को फीवर हो जाता है। ये जो 3 सिम्टम। देखिए, इंडाइजेशन तो हम इसे को कहेंगे अगर आपने कोई ऐसा कुछ हैवी मील्स ले लिया और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसको इंडाइजेशन बोलेंगे, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये अपेंडिक्स में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है और ये लोकलाइज प्रॉब्लम है। आपको पेट के जो राइट साइड में नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आपको दर्द होती है, और अगर किसी वर्ष आपने ऑपरेशन नहीं कराया और आपका अपेंडिक्स काफ़ी इन्फ्लेम्ड है और बस्ट हो गया है तो जो दर्द है पूरे पेट में फैल जाता है, तो वो पूरी तरह से जहर की तरफ फैल पूरी जाता है, जहर की तरह। जी, तो वो जानलेवा भी वो हो सकता है। जानलेवा। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको ऐसा सिम्टम नज़र आ रहा है कि कंटिन्यूस आपको स्टमक में पेन है, कोई इन्फेक्शन आपको लगता है, उल्टी आपको हो रही है, या फिर आपको लगता है कि आपने थोड़ा सा हेवी फूड खाया है तब भी आपको वॉमिट हो रहा है, तो ज़रूर आप अपना चेकअप ज़रूर करा लें। और वैसे भी एक डेली चेकअप आपको ज़रूर कराते रहना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो वो पकड़ में ज़रूर आ जाए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की अगर बात करते हैं डॉक्टर मिश्रा, तो अपेंडिक्स में, अपेंडिसाइटिस में तो किस तरह से वो फ़ायदेमंद होती है? लेप्रोस्कोपी अपेंडिक्स में केवल 1 छेद या 2 छेद से किया जा सकता है, और ख़ासकर बच्चों में जो कि उनका डेवलपिंग एज है, लेप्रोस्कोपी काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी आसान सर्जरी भी है। जब कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जन जब लेप्रोस्कोपी सीखता है तो पहली सर्जरी वो अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर की सर्जरी सीखता है। तो ये काफ़ी आसान, सेफ़ है और इसमें डायग्नोसिस भी अच्छा होता है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में मैग्नीफाइड व्यू होता है। तो अगर वो कैटारल स्टेज में भी है, अर्ली इन्फ्लामेशन भी है, तो लेप्रोस्कोपी में वो दिख जाता है, पकड़ में आ जाता है और उसको आप 10 से 15 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं और पेशेंट का उसी दिन डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद इवनिंग में पेशेंट घर जा सकते हैं। क्योंकि बच्चों में अक्सर इसे देखा जाता है कि हॉस्पिटल में, हाँ, हॉस्पिटल में वो डर जाते हैं और हॉस्पिटल में उनको दूसरा नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे पेशेंट से और भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रखना ठीक नहीं है। लेप्रोस्कोपी अगर कराएंगे तो उनका स्कूल भी जल्दी रिटर्न होगा, उनका बाकी एक्टिविटी भी अच्छी रहेगी। इसलिए अब हर जगह, इवन इंडिया में भी हर एक मेट्रो सिटी में अपेंडिसाइटिस के लिए लेप्रोस्कोपी ही प्रेफर है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि अपेंडिसाइटिस अगर रिमूव करवाना है आपको बॉडी से, या आपको इसके लिए ऑपरेशन चूज़ करना है, ऑप्ट करना है, तो आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए ज़रूर जाएं। ये आप करवाएं क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ़ होती है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा। और अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो एक सेफ सर्जरी की तरफ ही आप जाएँ, कोई भी रिस्क इन्वॉल्व उसमें नहीं होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हमारे जो दर्शक मौजूद हैं स्टूडियो में, वो भी हमसे कई सवाल करना चाहते हैं। एक करके उनके सवाल जानते हैं, देखते हैं हमारे पहले दर्शक हमसे क्या जानना चाहते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? हेलो सर, मेरा नाम नितिन है और मुझे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है पिछले 3 साल से। तो मुझे ये जानना था, क्या ये प्रॉब्लम ऑपरेशन के थ्रू ठीक हो सकती है और कितना खर्चा आएगा इस ऑपरेशन में, और ऑपरेशन करवाने के बाद मैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में कब तक आ जाऊँगा? इस तरह से नितिन जी, आपने पूछा कि आपको 3 साल से अपेंडिसाइटिस है और 3 साल से इन्होंने उसका ऑपरेशन नहीं कराया, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। तो अभी क्या कोई रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है या इनको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाना चाहिए, और ये खर्चा भी जानना चाहते हैं इसका? अपेंडिसाइटिस 3 साल से लगातार नहीं होगा। अपेंडिसाइटिस जब होता है तो वो फिर कुछ दिन के बाद अगर आप ऑपरेशन नहीं कराए तो बॉडी या तो रप्चर करके जानलेवा हो जाता है, या बॉडी के इम्यूनिटी के चलते किसी तरह से वो दब जाता है। तो वो 3 साल के में से लगातार नहीं है, बीच बीच में इनको एक्यूट अटैक आता है। तो वैसे कंडीशन में इनको और ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, इनको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की कृपा से किसी तरह से बचे हुए हैं कॉम्प्लिकेशन से। अगर वो रप्चर कर गया, पेरिटोनाइटिस हो गया पूरे एब्डोमेन में, तो ये जानलेवा हो सकता है। हाँ, तो इसलिए वैसे कंडीशन में इनको रिस्क लेना सही नहीं है। दूसरी बात, अपेंडिसाइटिस वगैरह एक ऐसी बीमारी है जो कि इमरजेंसी सर्जरी है। इसमें कुछ लोग होम्योपैथी की तरफ या आयुर्वेदिक की तरफ चले जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमारा सलाह है कि ये जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लें। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही आपके लिए बेहतर रहेगी, आप ज़रूर इसके लिए ऑप्ट करें नितिन जी, और जितनी जल्दी हो सके आप ये सर्जरी करवा लें, क्योंकि ये पूरी तरह से
सेफ होती है और कोई रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप भी अपने सवाल हमसे घर बैठकर पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर चौहान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। और हमारा मोटिव भी यही रहता है कि आपकी जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व कर सके। हाँ, आप चाहें तो अपने सवाल हम तक मेल्स के थ्रू भी पहुँचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगला सवाल जो स्टूडियो में मौजूद हमारे दर्शक हैं उनमें से कौन जानना चाहते हैं। जी बताएं। गुड इवनिंग डॉक्टर, मेरा नाम सारिका है। मेरे बेटे को अपेंडिक्स की समस्या है और वह 5 साल का है। क्या मेरे बेटे का ऑपरेशन दूरबीन से हो सकता है और वह कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा? आपके डॉक्टर ने जिस समय अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम बताया था, हमारे हिसाब से आपको उसी समय ऑपरेशन करा लेना चाहिए था, क्योंकि आपने डिले किया है उसको तो एक रिस्क लिया है। क्योंकि उस समय तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया टेम्पररी एंटीबायोटिक वगैरह देने से या कुछ भी करने से, लेकिन दोबारा ये फिर कभी भी किसी भी समय हो सकता है। हो सकता है बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ हो, उस समय उसको अपेंडिसाइटिस शुरू हो जाए। हो सकता है आप बस में और ट्रेन में बच्चे को लेके जा रही हो, उस समय दोबारा अटैक आ जाए और फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाए। ऐसे में ये रिस्क लेना सही नहीं है। और ऐसे भी अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे डॉक्टर चौहान ने बताया था, तो उसको बॉडी में रखने से कोई विशेष फ़ायदा है नहीं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप जल्द से जल्द जाएं और अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज फिर कराएं और उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाएं। तो जल्द से जल्द आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करानी चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर चौहान, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपने दर्शकों को ये बताया कि किस तरह से वो अपेंडिसाइटिस से निजात पा सकते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किस तरह से फायदेमंद है अपेंडिसाइटिस जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। प्रॉब्लम चाहे जो कोई भी हो, उसका डायग्नोसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको ज़्यादा दिनों तक ना रखना, यानी उसे इग्नोर ना करना सही रहता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसके लिए उसका सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढें, उसे दूर करने की कोशिश करें। और जो प्रॉब्लम्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू दूर की जा सकती हैं, उसके लिए आप ज़रूर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ऑप्ट कर सकते हैं। अपने सवाल हम तक आप मेल्स के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी समस्याएं फ़ोन के थ्रू प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। तो दीजिए इजाज़त, हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक और समस्या का निदान आपको बताने के लिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद।